नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, और जिसमें हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शुरू किया था और हमारा टॉपिक चल रहा था स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने 4 क्लासेस कंप्लीट कर लिए। छोटी छोटी क्लासेस हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है और आज हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन यानी जितने भी इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने भारत के जितने भी अंतरिक्ष के जो मिशन थे उनको हमने डिस्कस किया था। तो चलिए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन। सबसे पहला हमारा जो मिशन है वो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बात करें तो ये जो परियोजना है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये 5 देशों ने मिलकर क्या की है, प्रक्षेपित की है स्पेस में। वो कौन कौन से देश हैं वो आपको याद रखने हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है जापान, चौथा है यूरोप और 5वां है कनाडा। इन 5 देशों की जो स्पेस एजेंसी है उन सभी ने मिलकर क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च किया है। और क्यों किया है? ताकि जो स्पेस हैं उस स्पेस में ही जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो साइंटिस्ट वहाँ रहकर रिसर्च कर सके, स्पेस का वहाँ रहकर ही रिसर्च कर सके। तो देखो, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक है प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी, दूसरी है वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी, और तीसरा है सपोर्ट। का मतलब है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कोई भी खराबी आ जाती है, तो किसी भी पार्ट में खराबी आ जाती है तो उसको चेंज वहीं पे किया जा सके। तो ये 3 चीज़ें हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में। अगर इसके प्रक्षेपण की बात करें तो 1998 में इसको प्रक्षेपित किया गया था इन 5 देशों की स्पेस एजेंसी ने मिलकर। आपसे ये पूछा जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो किस कक्षा में लॉन्च किया गया है, तो वो किया गया है लियो कक्षा में, लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि निम्न भू कक्षा। आपको पता होगा कि जो निम्न भू कक्षा है वो 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहती है, और जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसको 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया गया है। बात करें इसके परिक्रमण काल की, यानी कि ये पृथ्वी का चक्कर, तो ये पृथ्वी का चक्कर एक दिन में प्रतिदिन पृथ्वी के 15 से 16 चक्कर लगाता है। पृथ्वी के एक दिन में 15 से 16 चक्कर लगाता है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेशन है वो है तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये चाइनीज स्पेस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है। एक चीज़ याद रखना, केवल चाइना ही एक ऐसा सिंगल देश है जिसका अंतरिक्ष में अंतरिक्ष स्टेशन है। अगर तियांगोंग की बात करें तो तियांगोंग का जो अर्थ होता है चाइनीज भाषा में, उसका मतलब होता है स्वर्ग का महल। और ये भी याद रखना है कि जो चाइनीज स्पेस स्टेशन है वो 2 है। चाइनीज स्पेस स्टेशन 2 हैं, एक है तियांगोंग 1 और दूसरा है तियांगोंग 2। तियांगोंग 1 की बात करें तो 15 सितंबर 2016 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट, ये मैंने बताया दिया आपको कि चीन के 2 अंतरिक्ष स्टेशन हैं, एक तियांगोंग 1 और तियांगोंग 2। नेक्स्ट बात करते हैं हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जैसे ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप मतलब दूरबीन है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये है हबल स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर, यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से पहले हबल टेलीस्कोप कार्य कर रहा था, तो उसके स्थान पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। कब किया गया है, तो दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया है L2 बिंदु पर। ये L2 बिंदु क्या है, तो L2 है लैग्रेंज पॉइंट 2। लैग्रेंज पॉइंट देखो, यहाँ पे सन है, यहाँ पे हमारी पृथ्वी है, तो 5 प्रकार के लैग्रेंज पॉइंट है। एक इटालियन साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इनका नाम दिया गया है, उनका नाम था लैग्रेंज। तो 5 पॉइंट हैं। एक पॉइंट यहाँ पे है जिसको L1 पॉइंट बोलते हैं, एक पॉइंट यहाँ है जिसको L2 बोलते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है L3, एक पॉइंट यहाँ पे है L4 और यहाँ पे है L5 या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये L3, ये L4 और ये L5। ठीक है, तो ये 5 लैग्रेंज पॉइंट है। जो हमारा अभी आदित्य L1 लॉन्च किया गया है वो इस पॉइंट पे लॉन्च किया गया L1 पे, और जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो L2 पॉइंट पर है। जब मैं आपको आदित्य L1 पढ़ाऊंगा तब मैं आपको और
कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसको L2 पॉइंट पर ही क्यों लॉन्च किया गया है, और जो आदित्य L1 है उसको L1 पॉइंट पर ही क्यों लॉन्च किया गया। तो आपको याद रखना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 बिंदु पर प्रक्षेपित किया गया है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन है अंतरिक्ष के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की। देखो, इवेंट होराइजन क्या होता है? इवेंट होराइजन होता है एक ऐसा क्षेत्र, यानी कि मान लीजिए ब्लैक होल है, तो इस ब्लैक होल के जो चारों ओर का जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं इवेंट होराइजन। तो इस टेलीस्कोप के द्वारा इस क्षेत्र का और इस ब्लैक होल का अध्ययन किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। और ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है 2006 में। नासा के द्वारा 2006 में लॉन्च किया गया है। इसका काम है ब्लैक होल का अध्ययन करना और इवेंट होराइजन का अध्ययन करना। इवेंट होराइजन ही वह टेलीस्कोप है जिसके द्वारा पहली ब्लैक होल की तस्वीर खींची गई थी। चलिए नेक्स्ट मिशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। नाम से ही पता लग रहा है कि एक्सोप्लैनेट, यानी एक्सोप्लैनेट के अध्ययन के लिए नासा के द्वारा 2018 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था ये सैटेलाइट। इसका उद्देश्य है एक्सोप्लैनेट की खोज करना। फिलहाल हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 8 ग्रह खोज रखे हैं। 8 ग्रहों के अलावा जितने भी एक्सोप्लैनेट हैं उनकी खोज करने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, और 2018 में। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टारलिंक प्रोजेक्ट की। देखिए, स्टारलिंक प्रोजेक्ट एक इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है सॉरी, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो एलोन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इस परियोजना में 42,000 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे लियो कक्षा में 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर लियो कक्षा में 42,000 उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए। और इस प्रोजेक्ट के 2 चरण हैं। पहले चरण में 12,000 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा और दूसरे चरण में 30,000 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दुनिया में हर जगह पर सभी को सस्ती सेवा में इंटरनेट सेवा मिल सके। चलिए अगले मिशन की बात करते हैं। अगला मिशन है आर्टेमिस मिशन। कौन सा मिशन है? आर्टेमिस मिशन। ये है नासा का एक मिशन है जो कि चंद्रमा पर फिर से मानव को भेजने की एक वो है मिशन, मानव को भेजने का एक मिशन है। इससे पहले नासा ने ही जो चंद्रमा है उस पर मानव को भेजा था। किसके द्वारा? अपोलो 11 के द्वारा। अपोलो 11 के द्वारा चंद्रमा पर मानव को भेजने का जो कारनामा है वो नासा ने किया था। आने वाले समय में इसरो का भी एक मिशन है जिसका नाम है गगनयान, और गगनयान के द्वारा चंद्रमा पर मानव को भेजने का लक्ष्य। अगर आर्टेमिस मिशन की बात करें प्रक्षेपित की, तो 2024 या फिर 2025 में भेजने की संभावना। महिला अंतरिक्ष यात्री व गैर श्वेत व्यक्ति भी चंद्रमा पर भेजे जाएंगे। इस आर्टेमिस मिशन में 11 सदस्य शामिल हैं, यानी 11 सदस्य देशों का क्या है? पार्टिसिपेशन है। कौन कौन से देश हैं? अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा न्यूजीलैंड है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, यूक्रेन है, लग्जमबर्ग है, इटली है और संयुक्त अरब अमीरात हैं। तो ये 11 देश मिलकर आर्टेमिस मिशन को भेजेंगे। अब 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो दुनिया में जो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसियां हैं उनका फुल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इसरो का तो आपको पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है बेंगलोर, भारत में। दूसरी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और कहाँ पे है इसका मुख्यालय? वॉशिंगटन DC, अमेरिका। तीसरी है जाक्सा, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसका मुख्यालय है मॉस्को, रूस में। नेक्स्ट है ESA, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका मुख्यालय है टोक्यो, जापान में। इसके बाद में है CSA, यानी कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इसके बाद में है CNSA, यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग, चीन में। अब एक और टॉपिक है छोटा सा जिसका नाम है अंतरिक्ष मलबा या फिर स्पेस डिब्री। स्पेस डिब्री के नाम से जानते हैं। देखो, अंतरिक्ष कचरा व स्पेस जंक क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, और यहाँ पे हमने मान लीजिए कोई उपग्रह हैं, वहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च किए। कहाँ पे? ऑर्बिट में।
तो अब क्या है, ये जो मिशन है, ये मिशन जब मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा तो इसके जो पार्ट्स हैं वो यहाँ अंतरिक्ष में घूमते रहेंगे, जो भी पार्टिकल्स हैं इसके वो अंतरिक्ष में घूमते रहेंगे। तो इन फ्यूचर में यदि हम कोई अन्य मिशन लॉन्च करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो उस मिशन से टकरा सकते हैं और उसमें बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं अंतरिक्ष कचरा या फिर स्पेस जंक। अंतरिक्ष मलबे के लाखों छोटे छोटे टुकड़े हैं जिन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता, और ये बड़ी समस्या है जिनको ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। उपग्रह या हाँ, कुछ मिशन हैं जिनके द्वारा ट्रैक किया गया है और हटाया भी गया है, उनको अभी देखने वाले हैं हम। उपग्रह या अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। याद रखना, एक टर्म यूज़ की जाती है इसके लिए, केसलर सिंड्रोम। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए इसका नाम है केसलर सिंड्रोम। ये कोई बीमारी से रिलेटेड सिंड्रोम नहीं है। केसलर सिंड्रोम क्या है? केसलर सिंड्रोम जो अंतरिक्ष में जो मलबा या जो स्पेस जंक है उसी को क्या बोला जाता है? केसलर सिंड्रोम बोला जाता है। केसलर सिंड्रोम का बोलने का कारण यह है कि नासा के जो वैज्ञानिक थे केसलर, उनके अनुसार एक बार अंतरिक्ष में एक नियत क्रांतिक द्रव्यमान यानी कि एक निश्चित द्रव्यमान पार हो जाने पर अंतरिक्ष मलबे की कुल मात्रा बढ़ती रहती है, कुल मात्रा बढ़ती रहती है। अंतरिक्ष मलबे के नियमन संबंधी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून भी नहीं है, यानी कि कोई रेगुलेशन नहीं है। अभी ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई, जैसे इसरो ने यदि कोई सैटेलाइट लॉन्च किया और अगर उसका कोई कचरा हो गया है तो इसरो को हटाना पड़ेगा, या नासा के द्वारा किया गया तो नासा को हटाना पड़ेगा। इसका कोई रेगुलेशन नहीं है, अभी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है। बाह्य अंतरिक्ष संधि है 1967 की, पृथ्वी की कक्षा में व्यापक नरसंहार के हथियार स्थापित करने से प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन ये भी बाध्यकारी नहीं है। बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 बनी हुई है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसा कोई मिशन है जिसके द्वारा अंतरिक्ष मलबे को हटाने का प्रयास किया गया है। तो एक मिशन है जिसका नाम है ई डिब्रोइट मिशन, जो कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने शुरू किया है। और इस मिशन का जो उद्देश्य है वो है जो अंतरिक्ष में कचरा है उसको हटाना। दूसरा है रिमूव डिब्री मिशन, ये सरे स्पेस सेंटर यूके के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसके द्वारा भी जो अंतरिक्ष में जो कचरा है उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये दो ऐसे मिशन हैं जिनके द्वारा जो अंतरिक्ष का कचरा है उसको हटाया जा रहा है। ये हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट होती है दोस्तों। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी। तो इस कक्षा में इतना ही। स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।